So BPP 70 हम लोग डिस्कस कर रहे हैं. दिस इज क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन द प्रॉपर्टीज. सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पीज ऑफ द एलिमेंट कैल्शियम, बेरियम, सल्फर, सिलेनियम एंड आर्गन. तो आपको देखो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी का ऑर्डर लिखना है. पहले आप जरा एलिमेंट्स को अरेंज करके लिखो तो आपको थोड़ा आइडिया लगेगा. इसमें देखो सबसे पहले कैल्शियम और बेरियम तो जो है वो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स है, और कैल्शियम की आयोनाइजेशन एनर्जी सर्टेनली बेरियम से ज़्यादा होगी क्योंकि डाउन द ग्रुप आयोनाइजेशन एनर्जी कम होते हुए जाती है. दूसरा केस अगर हम सल्फर, सिलेनियम ये देखेंगे तो एक ही ग्रुप है. ठीक है, तो सल्फर और सिलेनियम में सल्फर की आयोनाइजेशन एनर्जी सिलेनियम से ज़्यादा होगी क्योंकि डाउन द ग्रुप डिक्रीज हो रही है. और इसमें ऑर्गन जो है वो इनर्ट गैस है. इनर्ट गैस है तो उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी हाईएस्ट आएगी. आप ऑप्शन देख के भी चीज़ समझ सकते हो कि ऑर्गन का तो मैं कंपैरिजन करना ही नहीं है, ऑर्गन तो सबसे अलग कर दो. इसके लेफ्ट टू राइट जाने में आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज कर जाती है. तो उसका मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ सल्फर जो है वो ग्रेटर देन कैल्शियम होगी. तो हमारा ऑर्डर बन जाएगा हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी हुई ऑर्गन के लिए, नेक्स्ट इट इज सल्फर, देन इट इज सिलेनियम, फर्दर इट इज कैल्शियम एंड लास्ट इट इज बेरियम. ये ऑर्डर बन जाएगा. अगर आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाते हैं पूरा ऑप्शन से, अब जैसे सवाल को जल्दी करना था तो ऑप्शन देखने थे, ऑर्गन हाईएस्ट आना था और बेरियम लीस्ट आना था, ये कंफर्म समझ आ रहा था, तो बीच के ऑप्शन चेक करने की जरूरत ही नहीं थी. जेई में इसमें इस बात का एडवांटेज उठाना है क्योंकि ऑप्शंस आपको ऐसे ही मिलेंगे. देन क्वेश्चन नंबर 3. In question number 3, it's given electron gain enthalpy with the negative sign of fluorine is less than that of fluorine. तो आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होती है वो फ्लोरीन के लिए कम और क्लोरीन के लिए ज़्यादा होती है. तो अगर इसका लॉजिक लिखना है तो क्या होता है, फ्लोरीन का स्मॉलर साइज होता है. एक्चुअली में फ्लोरीन से क्लोरीन की तरफ जब साइज बढ़ता है तो जिस प्रोपोर्शन में साइज बढ़ता है उस प्रोपोर्शन में न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा इंक्रीज कर जाता है. इसलिए इलेक्ट्रॉन के अट्रैक्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, एनर्जी ज़्यादा रिलीज हो जाती है. तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी से ये बात डिसाइड नहीं होती. क्लोरीन का साइज बड़ा होता है तो वो आंसर भी नहीं हो सकता. तो उसका पॉसिबल आंसर सी है. और अप्रोप्रिएट आंसर लिखना है अभी इस क्वेश्चन के, तो यही आंसर है. और अप्रोप्रिएट तरीका समझना है तो फ्लोरीन से क्लोरीन जाने में एटॉमिक नंबर 9 से 17 पहुंचा, जबकि साइज जो है वो उतना ज़्यादा इंक्रीज नहीं कर पाया क्योंकि शेल के रिस्पेक्ट में जितना बढ़ा न्यूक्लियर चार्ज ने साइज उतना ही छोटा करा लिया. तो साइज जिस प्रोपोर्शन में बढ़ा न्यूक्लियर चार्ज उसके प्रोपोर्शन में ज़्यादा बढ़ गया है. इसलिए इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है. इस वजह से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ क्लोरीन हायर देन ऑफ फ्लोरीन होता है. ऑल दोस्त ने बोला है नेगेटिव साइन के साथ ये चीज़ कंपेयर कर लो तो भी यही आंसर आ जाएगा. देन कम्स क्वेश्चन नंबर 4, विच इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ सेकेंड आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन. तो देखो इसकी ट्रिक क्या है. हमारे पास कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन ये है. हमें इसकी सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी करनी है. तो पहले आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लो. तो कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन होता है 2s2 2p2, दिस इज 2s2 2p3, दिस इज 2s2 2p4 एंड दिस इज 2s2 2p5. आपको चूंकि सेकेंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल चेक करना है, इसका मतलब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी निकाल लिया गया है. एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद जो कॉन्फ़िगरेशन बनेगा वो बनेगा 2s2 2p1, this is 2s2 2p2, this is 2s2 2p3, this is 2s2 2p4. अब आपको पता है कि जो हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन होते हैं वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं, तो उनकी आयोनाइजेशन एनर्जी अपने नेक्स्ट एलिमेंट से ज़्यादा हो जाती है. तो उसका मतलब यहाँ पे जो 2p3 कॉन्फ़िगरेशन है उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी 2p4 वाले कॉन्फ़िगरेशन से ज़्यादा हो जाएगी. तो बाकी सब ऑर्डर एज इट इज़ रहने वाले हैं. तो अब अगर हम देखेंगे और लेफ्ट टू राइट में आपको पता है आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होते हुए जाती है. केवल हाफ फिल्ड या फुल फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन इसको स्वाइप कर देते हैं. इसमें ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा हो जाएगा, इसमें ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा हो जाएगा. उसके बाद नेक्स्ट इज फ्लोरीन, नेक्स्ट इज नाइट्रोजन, देन इट इज कार्बन. केवल एक पोजीशन स्वाइप करनी होती है, उससे आपका आंसर बी आ जाएगा. समझ गए. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 इट्स गिवन विच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज करेक्टली रिप्रेजेंट्स द रिलेशनशिप बिटवीन द एलिमेंट्स एक्स एंड वाई. तो हमारे पास लिथियम से अगर हम पोटेशियम की तरफ जा रहे हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज कर रही है, गड़बड़ हो रहा है. डाउन द ग्रुप आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करती है, डाउन द ग्रुप आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करती है. फ्लोरीन से ब्रोमीन की तरफ जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी विद द नेगेटिव साइज इंक्रीजेस, ये भी गड़बड़ है. फ्लोरीन से क्लोरीन की आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होती है फिर ब्रोमीन में कम हो जाती है. कार्बन से जर्मेनियम की तरफ जाएंगे, एटॉमिक रेडियस इंक्रीज हो रहा है, ये करेक्ट है.
और ऑर्गन से जेनॉन की तरफ जाएंगे तो नोबल करेक्टर इंक्रीजेस, ये भी गड़बड़ हो गया क्योंकि जेनॉन की रिएक्टिविटी आने लगती है तो उसका नोबल करेक्टर डिक्रीज कर जाता है, तो उसका पॉसिबल आंसर हो जाएगा सी। समझ आ गया? क्वेश्चन नंबर 5 के लिए आंसर सीधे सीधे सी हो गया। लॉजिक समझ में आ गया होगा आपको। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होती है वो Cl के लिए हाईएस्ट होती है, Cl ग्रेटर देन Br होता है, सो हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज फॉर Cl। तो F से Br जाते टाइम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इंक्रीज नहीं कर सकती, F से Cl में इंक्रीज करेगी, Cl से Br में डिक्रीज कर जाएगी। आयोनाइजेशन एंथैल्पी डाउन द ग्रुप डिक्रीज करती है, तो पोटेशियम से लिथियम से पोटेशियम तरफ डिक्रीज करेगा, ये भी गड़बड़ हो गया। और नोबल गैस करेक्टर ऑर्गन से जिनॉन की तरफ कम होता हुआ जाएगा क्योंकि जिनॉन कंपाउंड फॉर्म करना शुरू कर देता है। ठीक है, नोबल गैस करेक्टर हीलियम के लिए सबसे ज्यादा होगा, हीलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टन जेनॉन, जेनॉन की तरफ ये चीज डिक्रीज होते हुए जा रही है, तो आंसर हो जाएगा सी। देन यू आस्क क्वेश्चन नंबर 6। इन क्वेश्चन नंबर 6 इट इज गिवन व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज द लार्जेस्ट आयनिक रेडियस। तो आपको पता है कैटायन का साइज छोटा होता है और एनायन का साइज बड़ा होता है, तो इसमें Li प्लस और B3 प्लस तो कंपेयर करने की जरूरत ही नहीं है, कंपेयर करना है O2 माइनस F माइनस। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9, दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक हैं, और आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज में जिसका न्यूक्लियर चार्ज कम होता है उसका साइज बड़ा होता है, तो ऑक्साइड आयन का साइज बड़ा हो जाएगा, आंसर लिखेंगे बी। ठीक, देन कम्स क्वेश्चन नंबर 7। 7 लिखा है सिमिलरिटी इन द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट इन अ ग्रुप इन अ पीरियोडिक टेबल इज मोस्ट क्लोजली रिलेटेड टू। तो आपको पता है कि केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर। जितने भी वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन होंगे उसी के बेसिस पे उसकी रिएक्टिविटी आएगी, तो इसका सिंपल आंसर डी मार्क कर देंगे। तो केमिकल प्रॉपर्टीज की सिमिलरिटीज वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन या उसकी रिएक्टिविटी से होती है, एटॉमिक नंबर से बहुत रिलेट नहीं है, मास नंबर से बहुत रिलेट नहीं है, प्रिंसिपल एनर्जी लेवल से भी, नंबर ऑफ प्रिंसिपल एनर्जी लेवल से भी रिलेट नहीं होता, मेनली रिलेट करता है वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन से, क्योंकि रिएक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन गेन या लॉस होंगे ये इंपॉर्टेंट होता है, या कितने शेयर होंगे इससे रिएक्टिविटी डिसाइड होती है। इसके बाद आपने पूछा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा है कंसीडर द फॉलोइंग आयनाइजेशन एंथैल्पीज ऑफ द टू एलिमेंट्स ए एंड बी। तो आप ध्यान से देखो कि फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी से सेकंड ज़्यादा होती है, सेकंड से थर्ड ज़्यादा होती है, दिस इज डिफॉल्ट ट्रू। और जहाँ पे ये एक्सेप्शनली इंक्रीज करती है वहाँ पे आपको पता चल जाता है शेल चेंज हो जाती है। ठीक है, तो अब आप ध्यान से देखो तो इसकी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी से सेकंड ज़्यादा है और थर्ड बहुत ज़्यादा है, यानी कि इसकी वैलेंसी 2 है, क्योंकि जैसे ही शेल चेंज होता है आयनाइजेशन एनर्जी एक्सेप्शनली राइज करता है। दूसरा कॉन्सेप्ट चेक करेंगे अगर हम यही चीज़ फॉर सेकेंड एलिमेंट, तो सेकंड एलिमेंट में भी देखो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी कम है, सेकंड उससे ज़्यादा है और थर्ड बहुत ज़्यादा है, फिर से सडन इंक्रीज है। तो उससे हमको पता चल गया कि एलिमेंट 1 और 2 दोनों ही अल्कलाइन अर्थ मेटल है, क्योंकि इनकी वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन 2 है। ये चीज़ पता चल गई आपको। तो एलिमेंट ए एंड बी बोथ हैव 2 इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंशियल, बोथ हैव 2 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंशियल। कैसे पता चला? क्योंकि IE3 की वैल्यू एक्सेप्शनली हायर है IE2 से, और IE2 की वैल्यू IE1 से ज़्यादा है, जो कि नॉर्मल बात है। तो दोनों ग्रुप 2 बिलोंग करेंगे तो कंफर्म हो गया। अब चेक करना है कि उसने पूछा बोथ ए एंड बी बिलोंग्स टू ग्रुप 2, अब बस ये बताना है कि ए कम्स बिलो बी या बी कम्स बिलो ए, ये चेक करना है। तो डाउन द ग्रुप आप जानते हो आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है, तो इसका मतलब बी कम्स बिलो ए हो जाएगा। तो आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ बी इज लेस देन आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ ए दिया हुआ है, इसका मतलब बी कम्स बिलो ए, क्योंकि डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है। ये लिखना है तो लिख लीजिए, डाउन द ग्रुप आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस। तो उसके बेसिस पे इसका आंसर सी रिपोर्ट कर देंगे। ठीक है, समझ आया? तो जहाँ पे भी एक्सेप्शनल चेंज हुआ है वहाँ से हमने उसका वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन काउंट करें, उससे पता चल गया ये ग्रुप 2 का एलिमेंट है। और जैसे ही ग्रुप 2 एलिमेंट पता चला फिर हमने फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर चेक कर लिया, डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करती है, इसलिए हमारा एलिमेंट ए और बी दोनों ग्रुप 2 बिलोंग करेंगे, और उसमें एलिमेंट बी जो है वो ए के नीचे आएगा। समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विद द हाईएस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी इज। तो आपको पता है लेफ्ट टू राइट जाने में आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करती है और डाउन द ग्रुप जाने में डिक्रीज करती है, तो 4p3 की आयनाइजेशन एनर्जी 3p3 से कम हो गई, तो हटा दो लिस्ट में से।
इसके बाद देखेंगे 3p1 3p2 3p3 जा रहे हैं, तो लेफ्ट टू राइट जाते जा रहे हैं, तो 3p3 की आयनाइज एनर्जी सबसे कम हो जाएगी, सबसे ज़्यादा हो जाएगी मतलब। तो नियॉन 3s2 3p3 हाईएस्ट हो जाएगा यहाँ पे, समझ गए। क्योंकि आप अरेंजमेंट लिखोगे पीरियोडिक टेबल में, तो एलिमेंट ए सबसे पहले है, फिर सी है, फिर बी है, और बी के नीचे डी है। ये अरेंजमेंट है पीरियोडिक टेबल का। अगर बॉक्स में अरेंज करें पीरियोडिक टेबल में, पीरियोडिक टेबल का ये अरेंजमेंट है। तो लेफ्ट से राइट जाने में आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ रही है और डाउन जाने में घट रही है। तो 3s2 3p3 जो है उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी हाईएस्ट हो जाएगी। आंसर हो गया बी। समझ आ गई बात, सिंपल रूल है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में लिखा है व्हेन द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन इज -141 किलोजूल पर मोल, द सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। सिंपल रूल है, किसी भी एलिमेंट के लिए सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हमेशा पॉजिटिव आएगी। रीजन, क्योंकि सेकंड इलेक्ट्रॉन एनायन में ऐड कर रहे हो, और एनायन में इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो रिपल्शन लगेगा, ठीक है। और हमेशा जो सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आएगी वो फर्स्ट से भी ज्यादा रहेगी, क्योंकि ओवरऑल वैल्यू पॉजिटिव बन जाती है। ऑक्सीजन का एग्जांपल याद रखो उसमें। तो सेकंड गेन इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी इज अ पॉजिटिव वैल्यू डिफॉल्ट, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन, ये चीज़ समझ में आ गई ना, क्योंकि ऑक्सीजन में जब आप एक इलेक्ट्रॉन ऐड करते हो तो ये अट्रैक्शन की वजह से एनर्जी रिलीज होती है, तो उसकी जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो नेगेटिव होती है। बट जब आप ऑक्सीजन में O- में इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हो तो ये एनायन है। एनायन जो है वो इलेक्ट्रॉन को रिपल्शन देगा, तो इससे O2- बनाने के लिए जो इलेक्ट्रॉन एनर्जी देनी पड़ेगी वो पॉजिटिव हो जाएगी। तो उसका आंसर रिपोर्ट करेंगे सी। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हमेशा नेगेटिव होती है, सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसी भी एलिमेंट के लिए पॉजिटिव होती है, और फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी अल्कली मेटल सॉरी अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, नाइट्रोजन, इनर्ट गैसेस और जिंक, कैडमियम, मर्करी के लिए पॉजिटिव होती है, बाकी सबके लिए नेगेटिव आती है। Then comes question number 16. It's given the element that usually does not show variable oxidation state, scandium. Scandium का फिक्स्ड ऑक्सीजन स्टेट होता है +3, ठीक है। आपको पता है डी ब्लॉक एलिमेंट्स में सब वेरिएबल ऑक्सीजन स्टेट शो करते हैं एक्सेप्ट स्कैंडियम। सो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ स्कैंडियम इज फिक्स्ड, दैट इज +3। उसका आंसर सी रिपोर्ट कर देंगे, डी ब्लॉक का सीधा सवाल हो गया। देन कम्स क्वेश्चन नंबर 17. इट्स गिवन द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियाई ऑफ कार्बन, सीजियम, एल्यूमिनियम एंड सल्फर। तो फिर से पहले इसको पीरियोडिक टेबल में ठीक से अरेंज कर लो। अगर हम ठीक से अरेंज करेंगे तो सेकेंड पीरियड में तो कार्बन दिया हुआ है, उसके बाद थर्ड पीरियड में आएंगे तो एल्यूमिनियम इसके एडजेसेंट में होगा, यहाँ पे सिलिकॉन आएगा, फिर फॉस्फोरस आएगा, तब सल्फर होगा। और इस सीरीज में अगर हम सीजियम लिखेंगे तो वो तो बहुत नीचे आए, अल्कली मेटल वाली लाइन में आएगा। तो उसमें एटॉमिक रेडियस अगर चेक करेंगे तो सीजियम के लिए एटॉमिक रेडियस सबसे ज़्यादा हो जाएगी। मैंने बोला हाईएस्ट लोएस्ट से काम चल जाता है जेई में से, और ज़्यादा दिमाग नहीं खर्च करना पड़ता है। तो हाईएस्ट एटॉमिक रेडियाई विल बी ऑफ सीजियम, फिर इट विल बी एल्यूमिनियम, देन इट विल बी सल्फर, देन इट विल बी कार्बन, क्योंकि शेल के हिसाब से चलता है। लेफ्ट टू राइट जाने में साइज जो है वो डिक्रीज करता है, और ऊपर से नीचे आने में साइज इंक्रीज करता है। तो उसका आंसर लिखेंगे तो सीजियम सबसे बड़ा साइज हो गया, फिर एल्यूमिनियम, फिर सल्फर, फिर कार्बन। तो आंसर इसका मार्क कर देंगे डी, ठीक है। समझ आई बात। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18. द करेक्ट ऑप्शन विद रिस्पेक्ट टू द फॉलोइंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज ऑफ द एलिमेंट्स। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंपेयर करना है अगर हमें। अब ये देखो फैक्चुअल क्वेश्चन हो गया सीधे सीधे। द करेक्ट ऑप्शन विद रिस्पेक्ट टू द फॉलोइंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज ऑफ द एलिमेंट्स। ये देखो पी ब्लॉक एलिमेंट्स मैंने आपको डायरेक्टली टेबल से कंपैरिजन बताया था, उसी से करना पड़ेगा इसको। तो अब देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर कंपेयर करनी है तो पहले आप एलिमेंट्स अरेंज कर लो। एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर हुआ, सल्फर के नीचे सेलेनियम और टेलेनियम हुआ, सिलिकॉन के नीचे जर्मेनियम हुआ, एल्यूमिनियम के नीचे गैलियम हुआ। तो अब आपको पता है लेफ्ट टू राइट जाने में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो इंक्रीज करती है, और डाउन द ग्रुप जाने में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करती है, अगर जनरल रूल अप्लाई करना है। तो एल्यूमिनियम, अब हमारा पहला केस है गैलियम है, जर्मेनियम लेफ्ट से राइट जाने में इंक्रीज कर रहा है, इसका मतलब ये करेक्ट आंसर हो गया। गैलियम से जर्मेनियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी, यही हमारा आंसर हो गया। सिलिकॉन और एल्यूमिनियम में देखो सिलिकॉन राइट में है, तो सिलिकॉन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी, ये गलत हो गया। फॉस्फोरस सल्फर में सल्फर राइट में है, तो सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा हो गई, ये भी गलत दिया हुआ है। टेलेनियम और सेलेनियम में टेलेनियम नीचे है, तो सेलेनियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी, तो ये भी गलत हो गया। उसका परफेक्ट आंसर बैठेगा ए। Then comes question number 19. It's given the element with atomic number 120 not yet discovered
विल बी एन ऑब्लिक ए। आपको पता है 120 कहाँ पे आएगा, 118 इज द इनर्ट गैस, तो 120 विल बी अल्कलाइन अर्थ मेटल। सीधे काउंट करके लिख लो, 118 विल बी इनर्ट गैस। तो लास्ट सुपर हैवी एलिमेंट डिस्कवर हुआ, 118 इज इनर्ट गैस। ये समझ में आ गया आपको सीधे सीधे। तो 120 विल बी अल्कलाइन अर्थ मेटल, क्योंकि 119 जो आएगा, 119 विल बी अल्कली मेटल एंड 120 विल बी अल्कलाइन अर्थ मेटल। तो ऐसे पीरियोडिक टेबल में डायरेक्टली डिसाइड कर लिया जाता है, तो इट विल बी एन अल्कलाइन अर्थ मेटल। क्योंकि आप सिर्फ पोजीशन से ही चेक कर दोगे तो काम बन जाएगा, अदरवाइज इसका ऑफ हाउ से कॉन्फ़िगरेशन लिखो तो भी समझ में आ जाएगा। इट इज अल्कलाइन अर्थ मेटल, बट उस कॉन्फ़िगरेशन लिखने में बहुत टाइम जाएगा, तो नियरेस्ट इनर्ट गैस से कंपेयर करके डिसाइड कर लिया जाता है। तो नियरेस्ट इनर्ट गैस इज 118 ऑन एन ऑक्टियम। अगर इसका सिंबल लिखना है तो इट इज अन ऑक्टियम 118। उसका अगला 119 विल बी अल्कली मेटल, 120 विल बी अल्कलाइन अर्थ मेटल। तो उसका आंसर सी रिपोर्ट कर देंगे। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 में लिखा था साइज ऑफ आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज Cl माइनस ऑर्गन एंड कैल्शियम टू प्लस अफेक्टेड बाय। तो आपको पता है अगर आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज होती है तो उसको हम लोग न्यूक्लियर चार्ज से कंपेयर कर देते हैं। जिसका न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा साइज उसका छोटा होगा। मोर जेड स्मॉलर साइज फॉर आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। क्योंकि आइसोइलेक्ट्रॉनिक में शील्डिंग का इफेक्ट तो सेम हो गया क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज चेक करने की जरूरत नहीं है, सिंपल न्यूक्लियर चार्ज से काम बन जाएगा। ठीक है, उसका आंसर ए रिपोर्ट कर देंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 में लिखा है इन द कंपैरिजन ऑफ बोरॉन एंड बेरिलियम ग्रेटर न्यूक्लियर चार्ज एंड द लेसर फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। अच्छा, तो उसमें आयनाइजेशन एंथैल्पी कंपेयर करना है बेसिकली। अभी देखो मैंने आपको रूल सिखाया कि पहले कॉन्फ़िगरेशन चेक कर लिया जाता है। तो हमारे पास बेरिलियम है, बोरॉन है। बेरिलियम का कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2, उसका कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p1। तो यहाँ पे देखो ये फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन हो गया। फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन हो गया तो एक पोजीशन स्वाइप कर देते हैं। तो आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ बेरिलियम जो है वो आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ बोरॉन से ज़्यादा हो जाएगी। आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ बेरिलियम जो है वो आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ बोरॉन से ज़्यादा हो जाएगी डिफ़ॉल्ट। तो उसने पूछा है इन कंपैरिजन टू बोरॉन बेरिलियम हैज़ ग्रेटर फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। ये तो आंसर होगा, तो इसका आंसर मतलब बी और डी में चेक करना है। और अगर न्यूक्लियर चार्ज देखोगे तो बोरॉन का न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है क्योंकि उसके पास प्रोटॉन ज़्यादा है। न्यूक्लियर चार्ज चेक करेंगे तो ये एटॉमिक नंबर 4 है, ये 5 है। तो न्यूक्लियर चार्ज कम होगा, आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी। तो ऑप्शन देख के चेक करेंगे तो आंसर हो जाएगा बी, लेसर न्यूक्लियर चार्ज एंड ग्रेटर फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो उसका लॉजिक अगर लिखना है कि ऐसा क्यों हुआ, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, बोथ बेरिलियम का कॉन्फ़िगरेशन ज़्यादा स्टेबल है इसलिए उसकी करस्पॉन्डिंग आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी। देन कम्स क्वेश्चन नंबर 26। 26 क्वेश्चन में दिया हुआ अमंग द फॉलोइंग द एनर्जी ऑफ 2s ऑर्बिटल इज लोएस्ट इन। एनर्जी ऑफ द 2s ऑर्बिटल इज लोएस्ट एनर्जी मतलब मोस्ट स्टेबल सिस्टम। ठीक है, तो आपको पता है न्यूक्लियस से इनफाइनाइट की तरफ जाते हैं तो एनर्जी बढ़ते हुए जाती है शेल्स में। ठीक है, तो हमारे पास 2s ऑर्बिटल कंपेयर करना है तो हमारे पास है हाइड्रोजन, लिथियम, उसके बाद सोडियम एंड पोटेशियम, ये चीज़ है। So among the following the energy of 2s orbital is lowest in। तो जिसका न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा उसमें इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा टाइटली होल्ड करके रखना है तो ज़्यादा स्टेबल सिस्टम होगा, तो एनर्जी अपने आप कम हो जाएगी। तो उसका न्यूक्लियर चार्ज 1, इसके लिए 3, ये 11, ये 19। तो इसका आंसर हो जाएगा पोटेशियम, विच इज़ ए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27। The 71st electron of the element X with an atomic number 71 enters into the orbital। तो एटॉमिक नंबर 71 का कॉन्फ़िगरेशन लिखना है आपको। एटॉमिक नंबर 71 अगर आप चेक करोगे तो दिस कम्स आउट इन लैंथेनाइट सीरीज। 58 to 71 आर लैंथेनाइट्स। फालतू में आप वो प्रिंसिपल नहीं शुरू कर देते हैं सीधे, पहले एलिमेंट को प्रेडिक्ट करते हैं क्योंकि पीरियोडिक टेबल का सवाल है। तो 58 to 71 इज लैंथेनाइट। और अगर ये लैंथेनाइट है तो उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन किस सबशेल में एंटर कर रहा होगा, एफ सबशेल में। कुछ भी सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, 4f आ जाएगा।
आंसर रिपोर्ट कर देंगे ए। समझ आ रही बात? तो एक तरीका तो होता है कि हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, फिर चेक करते हैं लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ एंटर कर रहे हैं। बट थोड़ा सा स्मार्टली डील किया जाता है जेईई मेंस के पेपर में। इतनी कैलकुलेशन या इतना एफर्ट लगा के सवाल नहीं सॉल्व करना होता है। आपको तुरंत याद आना चाहिए 58 से 71 जो है वो लेंथेनाइड होता है। लेंथेनाइड है तो लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्ड इन 4f ऑप्शन ही होगा और कोई ऑप्शन ही नहीं है इसका। आफ्टर 27 नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 28। 28 में लिखा है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज ऑफ फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन इज। तो आपको पता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ क्लोरीन सबसे ज़्यादा नेगेटिव होगी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी अगर चेक करेंगे इज मैक्सिमम नेगेटिव फॉर क्लोरीन। तो हाईएस्ट वैल्यू क्लोरीन के लिए मार्क कर दो, तो 349 मैच कर रही है हाईएस्ट वैल्यू, तो उसका आंसर ए हो जाएगा। आगे कुछ चेक करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे ज़्यादा नेगेटिव आएगी एंड हाईएस्ट वैल्यू इज 349। फ्लोरीन क्लोरीन से कम होगा और बाकी सबसे ज़्यादा होगा, ब्रोमीन आयोडीन से ज़्यादा होगा, तो उसका आंसर ए आसानी से मैच हो जाएगा। देन कम्स क्वेश्चन नंबर 29। 29 is given within each pair of the element FCl, S and selenium, lithium and sodium respectively. The element that releases more energy upon an electron gain are। तो आपको पता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लेफ्ट टू राइट में ज़्यादा होती है। तो अगर हमारे पास पेयर है फ्लोरीन और क्लोरीन में क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज़्यादा है। सल्फर और सेलेनियम अगर चेक करेंगे तो सल्फर ज़्यादा होती है, क्योंकि सेकेंड पीरियड का थर्ड पीरियड का जो एलिमेंट होता है उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, और अगर हम लिथियम और सोडियम चेक करेंगे तो लिथियम और सोडियम में ये चीज़ लिथियम के लिए हो जाएगी, तो उसका आंसर बन जाएगा Cl, सल्फर एंड लिथियम। क्योंकि रूल के हिसाब से डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है वो कम होते हुए जानी चाहिए, जस्ट लाइक आयोनाइजेशन एंथैल्पी। बट केवल सल्फर, सेलेनियम और फ्लोरीन क्लोरीन में एक्सेप्शन होता है। वहाँ पे सल्फर की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है वो ज़्यादा हो जाती है और फ्लोरीन क्लोरीन में क्लोरीन ज़्यादा हो जाती है। तो उसका आंसर अगर मार्क करेंगे तो डी मार्क कर देंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 देखिए। 31 में लिखा है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियाई ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स। हमारे पास देखो पहले जैसे एलिमेंट्स लिखे उनको फटाफट पहले अरेंज करो। हमारे पास एलिमेंट है कार्बन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, क्लोरीन एंड ब्रोमीन। तो कार्बन लेफ्ट में होगा, कार्बन बाद नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये हुई पीरियोडिक टेबल का स्ट्रक्चर। डाउन द ग्रुप साइज बढ़ता है, लेफ्ट टू राइट में साइज डिक्रीज करता है। तो सबसे बड़ा साइज इसमें ब्रोमीन हुआ, फिर क्लोरीन हुआ, ये दो तो एकदम पता चल गया। अब फ्लोरीन वाली लाइन में चलेंगे तो लेफ्ट टू राइट में साइज क्या होता है, डिक्रीज करता है। देन इट विल बी कार्बन, देन इट विल बी फ्लोरीन। डाउन द ग्रुप जाने से साइज बढ़ता है। ठीक है, तो अब अगर ऑप्शंस के हिसाब से चेक करें तो देखो ये ई हो गया, ये डी हो गया। अच्छा, इसमें ऑक्सीजन भी था एक, वो भी मार्क कर लीजिए। तो कार्बन के बाद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद फ्लोरीन, so it's ED, carbon is A, oxygen is B, it is C। अब अगर इसके ऑप्शंस मैच कराएंगे हम लोग so it is C, B, A, D, E, यानी कि आंसर इसका 2 बन जाएगा जो ऑप्शन दिया है उसके बेसिस पे। ठीक है, समझ में आई बात? इसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 देखो। इसके बाद बेरिलियम इज स्मॉलर फर्स्ट, बेरिलियम हैज अ फर्स्ट स्मॉलर फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी देन बोरॉन हैज फर्स्ट स्मॉलर फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी देन बेरिलियम। देन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इट्स गिवन इट इज easier to remove 2p इलेक्ट्रॉन देन 2s इलेक्ट्रॉन। करेक्ट हो गया। उसके बाद देखो नेक्स्ट स्टेटमेंट में पूछा गया है 2p electron in boron is more shielded from the nucleus by the inner core of electron than 2s electron from the beryllium। तो शील्डिंग देखो इस बात पर डिपेंडेंट होती है कि इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स कितने ज्यादा है। 2s इलेक्ट्रॉन हैज मोर पेनिट्रेशन पावर देन 2p इलेक्ट्रॉन। तो आपको पता है कि जो शील्डिंग होती है वो 2s की ज्यादा होती है, फिर 2p से ज्यादा होती है। एटॉमिक रेडिएशन ऑफ बोरॉन इज मोर देन बेरिलियम, ये गड़बड़ हो गया, लेफ्ट टू राइट जाने में साइज कम होता है। तो बेरिलियम का साइज बड़ा होगा, बोरॉन का साइज छोटा होगा। तो अब इसका आंसर अगर मार्क करना है तो आप चेक करते जाओ, पहले एक एक करके स्टेटमेंट चेक कर रहा हूँ। सबसे पहले स्टेटमेंट नंबर 1 समझ में आ गया, करेक्ट है।
क्योंकि 2p से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना आसान है 2s के रिस्पेक्ट में, क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन में 2p1 है और 2s2 है। 2s2 फुल फील्ड सब्सटेंस है, फुल फील्ड से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल काम है, और 2p से इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन अचीव होगा, इसलिए इलेक्ट्रॉन निकालना आसान हो जाएगा। तो कॉन्फ़िगरेशन लिख लो उसका 1s2 2s2 2p1 है, और ये 1s2 2s2, तो 2s का इलेक्ट्रॉन निकालना डिफिकल्ट है, इसलिए फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट हो गया। 2p वाला जो इलेक्ट्रॉन है उसके इनर शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, 2s के लिए 3 इलेक्ट्रॉन है, तो शील्डिंग 2p की ज़्यादा हो जाएगी, और 2s इलेक्ट्रॉन की पेनिट्रेशन पावर हमेशा ज़्यादा होगी 2p से, क्योंकि s की शील्डिंग हमेशा p से ज़्यादा अप्लाई होती है। ठीक है, और एटॉमिक रेडियस ऑफ अगर कंपेयर करेंगे तो रेडियस ऑफ बोरॉन जो है वो रेडियस ऑफ बेरिलियम से कम होती है। बेरिलियम की रेडियस ज़्यादा, बोरॉन की रेडियस कम, लेफ्ट टू राइट जाने में साइज डिक्रीज करता है। ये आंसर हो जाएगा। तो फोर्थ वाला जो आंसर लिखा है वो गलत लिखा हुआ है, उसका स्टेटमेंट 1 2 एंड 3 करेक्ट है, उसके बेसिस पे इसका आंसर डी रिपोर्ट कर देंगे। 1 2 एंड 3 करेक्ट, समझ गए। चलो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 32 के बाद, क्वेश्चन नंबर 33 में लिखा है द फर्स्ट एंड सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पीज ऑफ द मेटल्स आर गिवन, हाउ मेनी मोल्स ऑफ HCl and H2SO4 respectively is needed to react completely with 1 mole of metal hydroxide। तो देखो उसकी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी से सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी भी बहुत ज़्यादा दे रखी है, IE2 इज मच हायर देन IE1, तो इससे पता चल गया ये अल्कली मेटल है। अल्कली मेटल है तो उसकी बेस, इसके जो बेस की कैपेसिटी है, एसिडिटी है, वो 1 हो जाएगी। तो 1 मोल HCl से 1 मोल बेस रिएक्ट करेगा, और तो अगर 1 मोल मेटल हाइड्रोक्साइड है हमारे पास, तो उससे 1 मोल HCl रिएक्ट करेगा, और 0.5 मोल H2SO4 रिएक्ट करेगा। ठीक है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा, या 1 हो जाएगा, जो गिवन ऑप्शन है उसके बेसिस पे। इफ यू राइट इट्स आंसर इट विल बी 1। ठीक है, इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, नहीं 34 नहीं पूछा, 36। 36 में देखो आपको सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जीज दे रखी है। So 5 successive ionization enthalpies of an element are 800, 2427, 3658, 25024, and then finally 32824, the number of valence shell electron। तो अब ध्यान से देखो, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी कम है, सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा है, थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी भी ज़्यादा है, फोर्थ आयनाइजेशन एनर्जी एक्सेप्शनली हायर है, और फिफ्थ आयनाइजेशन एनर्जी फिर से ज़्यादा है। एक्सेप्शनल चेंज कहाँ पे आ रहा है? 3 से 4 में। एक्सेप्शनल चेंज इन 3 से 4, तो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 3, क्योंकि थर्ड इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद शेल चेंज हो गई है। सो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू 3, यानी कि आंसर मार्क करेंगे इसका तो बी हो जाएगा। देखो ये बड़ा ही ट्रिकी सवाल होता है, क्योंकि जेई मेंस में जो ऑप्शंस होते हैं वो 1 2 3 4 होते हैं, तो उसका इलेक्ट्रॉन 3 है बट आंसर 2 लिखना पड़ेगा। समझ गया ना, मतलब ये भी अब देखो ट्रिक है जो जल्दीबाजी में काफ़ी लोग गलत कर जाते हैं। उन्हें ये तो सही निकाल लिया कि वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन 3 है, बट उसका ऑप्शन मार्क करना होगा 2। गलती से भी ऑप्शन 3 मार्क कर दिया तो आपके नंबर चले जाएंगे। तो मेक इट वेरी क्लियर, और ऐसे क्वेश्चंस को बहुत केयरफुली डील किया जाता है, क्योंकि दिमाग बोल रहा है आंसर 3 सही है, बट ऑप्शन के हिसाब से आंसर 2 करेक्ट है। समझ गए ना, अभी तो मैंने ABCD करा हुआ है इस शीट में, तो आपके लिए कंफर्ट है। अदरवाइज एक्चुअल केस में ये नंबर चेंज कर जाएगा, ऑप्शंस वहाँ 1 2 3 4 होते हैं, तो उसको ठीक से प्रैक्टिस करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 37 देखिए। क्वेश्चन नंबर 37 is given an element with the atomic number 101 and 104 respectively belongs to, तो देखो आपको याद है पहले एक्टिनाइड्स, जो एक्टिनाइड्स होते हैं वो होता है एटॉमिक नंबर 90 से लेके 103 तक। तो 90 से लेके 103 सारे ग्रुप 3 को बिलोंग करेंगे, बिकॉज इट इज एक्टिनाइड। सो द एलिमेंट ऑफ एटॉमिक नंबर 101 एंड 104 बिलोंग्स टू एक्टिनाइड, ये तो कंफर्म हो गया। और 103 के बाद जो नेक्स्ट एलिमेंट जाएगा वो ग्रुप 4 में जाएगा, तो 104 विल बी ग्रुप 4। ये बात समझ आई आपको? तो एटॉमिक नंबर 890 से लेके 103 इज एक्टिनाइड्स, और 104 जो है वो ग्रुप नंबर 4 हो जाएगा। और जितने भी एक्टिनाइड्स होते हैं ये सब ग्रुप 3 बिलोंग करते हैं,
आप इजीली बता सकते हो एक्टिनाइड्स हो जाएगा 101 और 104 जो है वो ग्रुप 4 हो जाएगा, तो उसके बेसिस पे आंसर डी मार्क कर देंगे। ठीक है, समझ आई बात। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज 39। 39 क्वेश्चन में देखा है द प्रोसेस दैट इज नॉट एंडोथर्मिक इन नेचर। एंडोथर्मिक मतलब जिसमें एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं होगी। तो देखो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजन जो है वो नेगेटिव होती है, एनर्जी रिलीज होगी। ऑर्गन के केस में ये पॉजिटिव होती है। सोडियम के केस में ये Na माइनस में इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं, तो ध्यान से देखते चलना है, उसको एक एक करके लिखे देता हूँ। तो उसने पूछा नॉट एंडोथर्मिक, तो पहला वाला केस ही हो गया हमारे लिए। एच में हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हो गई, और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हाइड्रोजन के लिए नेगेटिव आएगी, तो उसका आंसर आप सीधे सीधे ए लिख सकते हो। बाकी केस चेक करना है अगर आपको, तो ऑर्गन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव आएगी, अभी आपको बताया था। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, इनर्ट गैसेस, नाइट्रोजन, जिंक, कैडमियम, मरकरी, इनकी सबकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव होती है, यानी एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, तो एंडोथर्मिक हो गया। सोडियम माइनस में Na प्लस कर सोडियम माइनस को, सोडियम से अगर Na प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन बनाना है तो आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी पॉजिटिव होती है। और ऑक्सीजन में दूसरा इलेक्ट्रॉन जब ऐड करा जाता है तो वो भी एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, तो ऑप्शन बी सी डी एंडोथर्मिक है। नॉट एंडोथर्मिक पूछा है, इसलिए आंसर 1 मार्क कर देंगे। ये थोड़ा मिसप्रिंट है, या माइनस नहीं होगा। Na से Na प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन बना रहे हैं, ये सही कर लीजिएगा। ठीक है, तो दिस कंप्लीट्स योर डीबीबी।